गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर एचडीपी के अंदर एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं अपने। एक्सटेंशन के अंदर चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है पशुधन विकास नीति और प्रजनन नीति। ये चैप्टर अपने डिट्टो चैप्टर है जो जेनेटिक्स के अंदर पढ़ के आए थे। काफ़ी 7-8 क्लासें पढ़ी थी, उसके अंदर सेम वही है चैप्टर। तो जो ये चैप्टर है ये आप वहाँ से कवर कर लेना, आपको करवाया है, यूट्यूब पे वीडियो भी है, ये आप देख लेना। आज का जो नया चैप्टर है वो है बेहतर पशुधन उत्पादन हेतु विभिन्न नवीन वैज्ञानिक टेक्निक। यानी कि आप अगर अच्छे पशुधन उत्पादन करना चाहते हैं तो नई नई वैज्ञानिक टेक्निकों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब ये कह रहा है बुक वाला, बुक की भाषा आपने पहले पढ़ेंगे, फिर इसको समझाया जाता है नॉर्मल। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बुक है चाहे कोई सब्जेक्ट है, आप उसको पढ़ना शुरू करते हो, एक पेज को पढ़ते हो आप, लेकिन पढ़ने से पहले आपको लगता है कितनी बड़ी बुक है, कितना बड़ा चैप्टर है, लेकिन जब पढ़ते हो ना तो एक पेज में कुछ ही बातें आपके जो याद रखने योग्य होती है, बाकी बातें तो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक सिस्टम बनाने के लिए दी होती है, बाकी उनमें कोई वो नहीं है, याद ही रखना होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, तब जाकर आप ये बुकों को कवर कर सकते हो। ये 10 बुकें आपका भविष्य बना रही है। अगर कोई कह दे ये 10 बुक पढ़ लो आप जॉब लग जाओगे, आपका भविष्य, भविष्य का मतलब ये भी आपको जॉब लगोगे तो वो आपका भविष्य है। और मैं ये सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, जब आपके सामने 10 बुकें पढ़ी है और नौकरी पढ़ी है, तो आज का जिस तरह से कंपटीशन का टाइम है, जिस तरह से भीड़ है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, कोई बिल्कुल भी कोई हाल नहीं है। उस कंडीशन में अगर आपको ये बुकें बता दें ये 10 बुक है और ये पढ़ लो और आपका बेड़ा पार है। जीके का अलग से है, जीके में कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कहा था साथ साथ पढ़ते रहो, मैं उस चीज़ को ज़्यादा बड़ा नहीं मानता। ठीक है, लग गए तो वैसे भविष्य बन गया। अगर मान लो कोई मेरी तरह जो नहीं लग पाया तो उसमें क्या होगा, उसमें ये कंडीशन होगी कि वो अपना काम अच्छी तरह से कर लेगा, लेकिन बुकों को अगर अच्छी तरह पढ़ा हुआ है तो उसको नॉलेज प्लस 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 होता जाएगा, स्टार लगते जाएंगे अच्छी तरह से नॉलेज लिए। दूसरी बात, अब मैंने आपको बताया 10 बुकें पढ़ोगे, आपका भविष्य सामने रखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये बात पक्की 100% है। बुकें पढ़ी है, नौकरी पढ़ी है बुकों के अंदर ही, लेकिन अब उसको कौन उठाएगा, किसके भाग्य में, वो भाग्य उसमें है जो इनको पढ़ेगा। आपको गुरुजी पढ़ते तो सारे हैं, लेकिन ये मेरी बात याद रखो, आप इनको पढ़ो, कितनी बड़ी बुक है, आप इनको पढ़ोगे ना तो उनमें से जैसे अभी बात बता के हटाऊँ, एक पेज में 4 या 5 ऐसी लाइन होगी जो आपको इंपॉर्टेंट्स होगी, याद रखने वाली होगी, बाकी तो पूरा पेज बस एक ऐसे बनाया हुआ है। ये बात अगर आप ध्यान रखोगे तो 10 की 20 ही पढ़ लोगे बुक का। बाहर से देख के नहीं डरा जाता भी इतनी बड़ी बुक है मैं कैसे पढ़ूंगा, बस यही कहानी होती है। अपने एक पेज पढ़ते हैं, उसके अंदर वो 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट होती है, कहीं 5 बातें हो जाती हैं, कहीं 7 लाइन हो जाती है, कितनी लाइनें दी होती है, तो बिल्कुल नहीं घबराना आपने। और नौकरी सीधी रखी हुई है आपकी इन 10 बुकों के अंदर, और वही 10 बुकें 2 साल के अंदर पढ़नी है। तो ये 10 बुकें 2 साल के अंदर अच्छी तरह पढ़ो, जो पक्की। तो आज अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं पशुधन की वो जो नवीन वैज्ञानिक टेक्निक है। ये कह रहा है बुक वाला भी, जो मनुष्य है पशु का आपस में घनिष्ठ संबंध है भले टाइम से, अपने भी मानते हैं। तो पशुपालन है वो कृषि पर निर्भर है और कृषि पर अपने मनुष्य निर्भर है, तो ये एक चक्कर बना हुआ है एक दूसरे पर निर्भर का। तो मनुष्य पशुपालन का आदिकाल से काफी घनिष्ठ संबंध रहा है। पशुपालन को मानव सभ्यता के साथ ही विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई है उसी तरह से पशुपालन भी विकसित होता जा रहा है, जिससे शुरुआती दौर से ही पशुओं का वर्गीकरण होता चला गया। वर्गीकरण किया गया है, भी कोई नॉन डिस्क्रिप्ट में है, कोई किसी श्रेणी में है, कोई किस श्रेणी में है, उसी के अनुसार पशुओं का पालतूकरण, जिसे इंग्लिश में डोमेस्टिकेशन कहते हैं। डोमेस्टिकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू और डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालतूकरण। तो ये शब्द भी याद रखना है। इसके बाद धीरे धीरे पशुओं से लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें पशु प्रबंधन की अच्छी पद्धतियाँ मैनेजमेंटल प्रैक्टिस के साथ पाला जाने लगा। अब देखो, पशुओं को लाभ अर्जित करने के लिए, पहले लाभ अर्जित का मतलब नहीं था, पहले ये था भी अपने घर पे पशु है, अपने खाना पीना है, बस ये। अब टाइम बदल गया है, अब व्यवसायिक की दृष्टि से ज़्यादा देखा जाता है, तो उसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और जब मैनेजमेंट का नाम आए तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बात भी उन 25-26 पॉइंट की जो अपने पीछे चैप्टर में पढ़ के आए हैं। भी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, सारी बातें होती है। फीडिंग होती है, स्वास्थ्य होता है, उनका जो हाउसिंग होती है, खाना पिलाना है, रोग है, स्वास्थ्य संबंधी सारी बातें हैं, पूरी वो मैनेजमेंट के अंदर आती है। 25-26 बातें थी।
नेक्स्ट बात करते हैं अपने आधुनिक समय में, यानी कि अभी समय में हम हमारे पास आसपास पशुपालन की गतिविधि को देखते हैं तो यह ज्ञात होता है कि पशुपालन का स्तर तो काफ़ी सुधर चुका है, काफ़ी सुधर चुका है। लेकिन आज भी वृहद स्तर पर पशुपालक पशुओं को पालने की नवीन तकनीकों काम में नहीं लेते। आजकल क्या है, पशुपालन का स्तर तो बढ़ चुका है लेकिन बड़े पैमाने पर ये ऐसे नहीं अभी नवीन तकनीकों का यूज करते हैं। आज की ताज़ा बात है, आज मैं जब गांव से आया तो वहाँ देखा हमारे पड़ोस में एक मान लो बच्ची कर लो, फीमेल कर लो, उसकी एज है 4 साढ़े 4 साल, मान लो वो क्रॉस ब्रीड है, तो वो बार बार ताव में आती है, गर्भित नहीं होती, कोई ना कोई रीजन है, लेकिन वो घर वाले क्या कह रहे हैं, नहीं हम तो इसको रखेंगे, घर की पाली हुई है ये। मैंने उनको कहा भी आपकी पाली हुई है, इसकी एज क्या होगी, कह रहे 4 साढ़े 4 साल है। और अपने क्या पढ़ते हैं बुक में, अपने पढ़ते हैं भी 2.5 से 3 साल तक की तो प्रसव ब्याह जानी चाहिए, पहला ब्याह हो जाना चाहिए, मानते हैं। अभी वो ब्याह नहीं, अभी वो गर्भित होगी, फिर 9 महीने बाद वो ब्याहेगी, ठीक है, तो वो तो 5.5 साल की लमसम हो गई। फिर मैंने उनको बताया भी आप मोल का तो जो खरीद कर हरा लाते हो और तूड़ी लाते हो, जो भी उसका रख रखाव करते हो, यहीं अगर आप दुधारू पशु रखो तो आपको शाम को दूध मिले, सुबह दूध मिले और उसको आपको आर्थिक लाभ हो, लेकिन वो नहीं मान रहे। फिर मैंने ये बात वास्तव में मानी है, अभी वृहद स्तर पर नवीन तकनीक को नहीं अपना रहे। साथ में वो कह रहे नहीं हम तो ये नहीं करवाएंगे, हम तो नेचुरल सर्विस करवाएंगे, ये वो उनकी बातें मैं सुनकर मैं हैरान रह गया। तब मैं कह रहा हूँ वो आज मैंने आपको देखा एग्जाम्पल है, तब आपको मैंने बताया, उसी तरह से आज वृहद पैमाने पर नवीन तकनीकों को लोग नहीं अपना रहे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, पशुधन की गुणवत्ता खराब होने के साथ ही निम्न गुणवत्ता के पशुओं की संख्या भी बढ़ रही है, यानी कि लो क्वालिटी एनिमल की संख्या बढ़ रही है। इसके कारण हमारे औसत जो दूध उत्पादन पर काफ़ी असर पड़ रहा है। जो एवरेज दूध उत्पादन, एवरेज का मतलब टोटल दूध उत्पादन में कम पड़ रहा है। औसत का मतलब होता है भी, आप औसत की सही परिभाषा बताता हूँ आपको, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग। मान लो 100 लीटर दूध है, वो कितने पशु दे रहे हैं, मान लो 20-25 पशु दे रहे हैं, तो वो औसत में कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि निम्न क्वालिटी के पशु भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आमतौर पर यह देखा गया कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें निरंतर विकसित हो रही नवीन तकनीकों को अपनाकर हम पशुपालन को और अधिक, अगर अपने नवीन तकनीक अपनाएंगे तो निश्चित ही है भी अपने को दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। अब अपने बात करते हैं नवीन वैज्ञानिक टेक्निक, न्यू साइंटिफिक टेक्निक, उसकी बारे में बात करें। पहली टेक्निक है प्रजनन व अनुवांशिकी, ब्रीडिंग व जेनेटिक्स। अब आप बताओ प्रजनन, प्रजनन का मतलब होता है जब नर व मादा को मैटिंग करवाते हैं, समागम कराते हैं, संसर्ग करवाते हैं अलग अलग पशुओं में। इसको अलग अलग नाम दिया गया था, आपने एक सारणी पढ़ी थी, उसमें दिया हुआ था सिप का, गोट का, बुफेलो का, काऊ का, पिग का दिया हुआ था, वो आपको सारणी बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब ये कह रहे पहली टेक्निक है प्रजनन है अनुवांशिकी। अब नाम से पता चल रहा है प्रजनन, प्रजनन का मतलब अगर अपनी अच्छी नस्ल के नर व मादा के मध्य प्रजनन करवाएंगे तो निश्चित ही है ये नवीन तकनीक है और दूध उत्पादन बढ़ेगा। तीसरा है जेनेटिक, जेनेटिक्स का मतलब क्या है, अनुवांशिकी क्या होती है। अनुवांशिकी आपको याद होना चाहिए, अनुवांशिकी का मतलब है जब पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि किसी संतति में अपने माता के गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं तो वो अनुवांशिकी है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित कब होंगे, जब नस्ल अच्छी होगी तभी स्थानांतरित होंगे। तो ये पहला पॉइंट है अपना प्रजनन और अनुवांशिकी। पशुओं से पीढ़ी दर पीढ़ी उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसका नस्ल सुधार योजना तरीके से किया जाए और यह आवश्यक है कि उनकी उच्च गुणों वाली नस्लों का चयन करके आपस में प्रजनन करवाया जाए और हमें भविष्य के लिए उच्च श्रेणी के पशु प्राप्त हो। अब देखो प्रजनन मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको कराया जेनेटिक्स के अंदर। प्रजनन शब्द का आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं, क्या है प्रजनन। प्रजनन वही है भी अच्छी नस्ल के जब अपने नर व मादा के मध्य क्रॉस कराएंगे तो वो प्रजनन, नई संतति पैदा होगी, उसमें वो गुण आएंगे। तो नीचे की चीज याद रखनी जरूरत है। अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकी का मतलब है जब माता पिता से कोई लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में जाते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक नई टेक्निक है। अच्छे नर पशु और मादा पशु लेंगे तो उनके गुण जाएंगे संतति में। अब कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कल ही पढ़ा है। पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान बेहतर गुणवत्ता वाली नस्लों के वीर्य से करवाया जाए। मतलब अगर आर्टिफिशियल एआई भी कर रहे हो तो अच्छी नस्ल के जो सांड है उनके सीमन से करवाया जाए ताकि वो जो दूध उत्पादन वाली नस्ल पैदा हो। नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भाधान के लिए आजकल उपलब्ध लिंग आधारित वीर्य सेक्स शॉर्टेड सीमन का प्रयोग कर केवल मादा संतति प्राप्त की जा सकती है, जिससे नर संतति की अधिकता से भी छुटकारा मिल सकता है। डेयरी व्यवसाय को भी मादा संतति होने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। अब देखो नई टेक्निक आई है, ये
लेटेस्ट टेक्निक है भी। ऐसा कृत्रिम गर्भाधान भी अपने पास आजकल उपलब्ध है जिससे क्या होगी, मादा ही होगी जो अगली संतति पैदा है। तो वो जो डेयरी फार्म वगैरह है या जो भी दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से देखता है उनको मादा प्राप्त होगी और वो आगे डेयरी फार्म में काम आएगी। मादा पशुओं के गर्भधारण के लिए आवश्यक है कि उन्हें ताव में आने के सही समय का ज्ञान हो, जिससे गर्भधारण की क्रिया को उचित समय पर किया जा सके। इसके लिए विभिन्न तकनीक काम में ली जा सकती है। एस्टोरस डिटेक्शन का किया जा सकता है, जैसे पेडोमीटर, रेडियो टेलीमेट्री, ईटीसी। ये भी नई टेक्निक है, धीरे धीरे अपने तक आएगी अपने आम पर, लेकिन एक विकसित तो हो रही है नई टेक्निक, ताकि किसी को नॉलेज ही नहीं है फिर वो क्या करेगा। बहुत सारे पशु है जो बार बार ताव में आते हैं, गर्भित नहीं होते, तो उनके लिए इस समस्या से छुटकारा होगा जो नई टेक्निक अपनाएंगे। गर्भधारण कर चुके पशुओं के ज्ञान की जांच यानी पीडी। पीडी का मतलब होता है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, एक तरह से अल्ट्रासाउंड है। ये अपने को पता चलता है कि पीडी का टाइम होता है 60 से 90 दिन। यही प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, पीडी का टाइम जो 60 से 90 यानी 2 और 3 महीने के बीच बीच में उसको चेक करवाया जाता है और वो चेक करके बताता है कि ठीक है ये ज्ञापन है या नहीं है। पशुओं के प्रजनन के समय बेहतर व नर मादा पशुओं का चयन करके उनसे संतति प्राप्त करनी चाहिए, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली जीन को एक साथ लाकर लाभ प्राप्त किया जा सके। ये जेनेटिक्स है, जीन वाली बात करें। अच्छे नर मादा होंगे तो अच्छे गुणों वाले जीन होंगे और वो आगे संतति में जाएंगे। प्रजनन के लिए पशुओं का चयन करते समय उसकी वंशावली को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। वंशावली का मतलब पेडिग्री टेस्ट, वंशावली का मतलब यह है पेडिग्री टेस्ट, और वंशावली ज्ञात का मतलब है कि जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके जनक है उनके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए, उनका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। और रिकॉर्ड किस चीज़ का, उम्र का, कितना दूध देते हैं, लैक्सेशन पीरियड का, ड्राई पीरियड क्या है, दूध की निरंतरता क्या है, इम्यूनिटी पावर है, सारी बातें वो एक वंशावली होती है। आजकल पशुओं के लक्षणात्मक चयन, लक्षणात्मक चयन का मतलब फिनोटाइप सिलेक्शन। फिनोटाइप का मतलब जो अपने को सामने दिखाई दे रहे हैं के बजाय जीनीय चयन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। आजकल टेक्निक क्या है, अब देखो आप मान लो सपोज करो कोई पशु खरीदने जा रहे हो, पशु सामने खड़ा है, वो उसके फिनोटाइप कैरेक्टर्स हैं, अपने देख ले है, वो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जीनीय जो करेक्टर वो धोखा नहीं देते। जीनीय करेक्टर का मतलब है अगर उसकी अपने वंशावली चेक करें, उनके जनकों के बारे में पता चले तो अपने को पता चल जाए कि इनके जनकों की ये कंडीशन थी, तो पक्का श्योर है भी इनकी संतति में वो करेक्टर आएंगे। नेक्स्ट है निम्न गुणवत्ता कम उत्पादन वाले पशुओं से संतति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। डेयरी फार्म से उनका निष्कासन कर देना चाहिए, यानी निम्न गुणवत्ता वाले पशु है। ये भी अपनों ने एक पॉइंट पढ़ा था नवीन वैज्ञानिक टेक्निक का, जिस पहला पॉइंट था एक नई टेक्निक है जो है प्रजनन व अनुवांशिकी, उसके कुछ पॉइंट पढ़े थे। ये आपको 5 से 7 पॉइंट याद होने चाहिए भी क्या नई टेक्निक अपना कर अपने इसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है संतुलित पोषण, न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, संतुलित बैलेंस, कैसा संतुलित पोषण दें अपने पशुओं से बेहतर उत्पादन प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि उनकी आवश्यकता अनुसार संतुलित व गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाए। इसकी गणना उनके दूध उत्पादन व शरीर भार के अनुसार की जाती है। अब देखो बॉडी वेट व उनका दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन। अब एक बात बताओ, अपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, नॉर्मल जिनको नॉलेज है वो तो रखते हैं भी बॉडी वेट पशु का है उस साहब वो निर्भर कर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए बॉडी वेट प्लस दूध उत्पादन। अगर मान लो किसी का बॉडी वेट ही कम है, ठीक है, तो वो क्या दूध उत्पादन करेगा। अगर मान लो दूध उत्पादन ज़्यादा है तो उसी तरह से उसका बॉडी वेट होता है। कई बार ये कोई केस हो जाता है भी बॉडी वेट कम है फिर भी दूध उत्पादन ठीक है, ये तो चलो बात आ गई। अब अपने बात करते हैं संतुलित पोषण की। मान लो किसी का बॉडी वेट अच्छा है और आप अपने उसको बॉडी वेट के अनुसार ही पोषण देंगे। मान लो किसी को 4 किलो दाना दे रहे हैं और बॉडी वेट उसका अच्छा है और भाव उसको जरूरत है 5.5 की, अपने 4 दे रहे हैं। कहीं एक कंडीशन ये आती है अभी 10 लीटर सुबह 10 लीटर शाम को दूध है और अपने उसको दाना थोड़ा दे रहे हैं, तो वो भी एक वीकनेस का कारण बनता है। तो संतुलित पोषण जरूरी है। नेक्स्ट है आजकल विभिन्न डेयरी फार्म पर खाद्य आपूर्ति हेतु स्वचालित मशीनें भी काम में ली जाती है। डेयरी फार्म में नई नई मशीनें काम में ली जाती है जो स्वतः ही पशुओं की आवश्यकता के अनुसार चारा व दाना मिश्रण की गणना कर उन्हें उपलब्ध करवाती है। देखो कितनी बड़ी बात है, ये नई टेक्निक आ गई, अपने को चेक नहीं करना पड़ता भी इसको कितना दाना देना है। ऐसी मशीनें आ गई जो उसका बॉडी वेट और उत्पादन देखकर अपने आप बताएगी मशीन की इसको इतनी आवश्यकता है। नवीन तकनीक से विभिन्न खाद्य पदार्थों का खाद्य प्रसंस्करण फीड प्रोसेसिंग करके भी उन्हें पशुओं में के काम में लिया जा सकता है।
पशुओं के लिए साइलेज बनाने हेतु भी नई व उन्नत तकनीकें कृषि विभाग द्वारा समय समय पर तैयार की जाती है। साइलेज है वो जब आप जाओगे टूर पर तब आपको दिखाएंगे, ये डेयरी फार्म है वहाँ पर वो तैयार की हुई होती है, गट्टे बांध कर उनको ज़मीन में दबा कर इस तरह से कुछ तैयार करते हैं। वो आपको मैनेजमेंट में भी हो सकता है, आप डिटेल में पढ़ो, वो आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। इन तकनीक का प्रदर्शन भी किया जाता है जिसका लाभ उठाकर पशुपालक अपने पशुओं के लिए साइलेज तैयार करने की उचित तकनीक काम में ले सकते हैं। साइलेज हरे चारे को सुरक्षित करने की विधि है। साइलेज हरे चारे को सुरक्षित कैसे, मान लो आपके पास अब ज्वार का टाइम है, हरा चारा खूब है, ये तो महीने 2 महीने चलेगा, उसको सुरक्षित करने की एक टेक्निक है, और जो सुरक्षित करने चारा रखा जाता है उसे साइलेज बोलते हैं। पशुओं के लिए चारे को सुरक्षित करने की अन्य विधि में भी हरे चारे को सुखाकर जिसे हे के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। अगर मान लो हरा चारा है उसको सूखा कर रखोगे उसे तो कहते हैं हे, और ज़मीन में गाड़ कर और उसको करते हैं वो होते हैं साइलेज। तो ये अलग अलग इनके प्रकार है, मैनेजमेंट में आप उनको डिटेल से पढ़ोगे। चारा उत्पादन भी विभिन्न प्रकार के संकर बीज तैयार किए गए हैं। चारा उत्पादन हेतु भी जो हाइब्रिड बीज वो तैयार किए गए हैं। तो इस तरह से जो अपने जो दूसरा पॉइंट पड़ा है वैज्ञानिक टेक्निक का, नई टेक्निक का, वो है अपना संतुलित पोषण। तो आजकल वो पुरानी तकनीक के हिसाब से नहीं है, अभी तूड़ी है थोड़ा सा हरियो ला दियो ठीक है, दानों में मर्स दानों ला के दूध काट ले, ये टेक्निक अब काम में नहीं आती। अगर आप इसको दूध उत्पादन बढ़ाना चाहते हो, व्यवसाय है, तो आपको ये पता होना चाहिए बॉडी वेट के अनुसार, दूध उत्पादन के अनुसार उनको जो उसका संतुलित जो न्यूट्रिशन है वो देना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बेटर मैनेजमेंट। बेटर मैनेजमेंट, तो ये पॉइंट बनाकर याद करोगे आपके याद हो जाएगा। पहला पढ़ा था अपने, सबसे पहला पढ़ा था प्रजनन व अनुवांशिकी, ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। दूसरा आपने पढ़ा था जो मेन था संतुलित आहार। तीसरा था अपने मैनेजमेंट, ये उससे भी इम्पोर्टेंट है, बेटर मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट। उसके लिए सबसे पहले अपने बात करते हैं पशुओं की पहचान, आइडेंटिफिकेशन व उनके स्टिक प्रबंधन हेतु विभिन्न तरह की तकनीक काम में ली जा सकती है, जिनके द्वारा प्रत्येक पशु को अलग अलग पहचान दी जा सकती है। जैसे ईयर टैग लगा के पहचान दी जा सकती है। नेक्स्ट है RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। पहचान के इन्हीं तरीकों को अपनाकर डेयरी फार्म का उचित प्रबंधन किया जाता है। हमारे डेयरी फार्म में बहुत पशु होते हैं, तो आप जो अच्छा दूध उत्पादन वाला अच्छी नस्ल का पशु है उनको टैग लगाकर, या ये जो नेक्स्ट है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है, इसके द्वारा भी आप उनको अलग पहचान रख सकते हो। और ये इसका फायदा है भी उनका अलग रिकॉर्ड भी रखा जाता है, उन रिकॉर्ड को संरक्षित भी संधारित किया जाता है। किसी भी डेयरी फार्म पर विभिन्न अभिलेख संधारित करके भी बेहतर संचालन किया जा सकता है। ये मैं भी बता चुका हूँ, रिकॉर्ड संधारित करके। रिकॉर्ड संधारित का मतलब है कि आपके पास ये नस्ल है, ये गाय है, इनका इतने दूध है, ये इसकी पेडिग्री टेस्ट है, ये सारा रख के भी आप उचित जो मैनेजमेंट है कर सकते हो। आधुनिक समय में प्रचलित विभिन्न प्रकार की मशीनों को काम में लेकर डेयरी फार्म को बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत दूध निकालने की मशीन, मिल्किंग मशीन, ये नई तकनीक है। आप बहुत सारी विधियाँ पढ़ोगे, चुटकी विधि, अंगूठा विधि, ये बहुत सारी विधियाँ पढ़ोगे जो नेचुरल विधि होती है दूध निकालने की। लेकिन नई टेक्निक की अपना जो चैप्टर है उसमें आई है मिल्किंग मशीन। तो मिल्किंग मशीन का मतलब क्या है, देखो मशीन लगा दी, अपने आप दूध निकालेगी, अपने कोई नहीं है, अगर घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, दूध निकालने वाला भी नहीं है, तो देखो मशीन, ये नई टेक्निक है। ऑटोमेटेड फीडिंग मशीन आदि काम में ली जाती है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है, यानी उसमें मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मशीन ही काम करेगी। मजदूरी का खर्च भी कम किया जा सकता है। पशुओं से उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए उनकी आवास हाउसिंग बेहतर बनाना। अगर हाउसिंग बेहतर होगा, अच्छा हवा लगेगी, स्वस्थ होगा, साफ सुथरा होगा, तो भी ये जो दूध उत्पादन पर फर्क पड़ेगा, और मैनेजमेंट का ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो ये अभी अपनी बात पड़ी थी बेहतर मैनेजमेंट की। ये नवीन टेक्निक यानी कि पशुओं धन के उत्पादन में जो नवीन टेक्निक है वो कौन कौन सी है, ब्रीडिंग व जेनेटिक्स, संतुलित आहार, बेटर मैनेजमेंट, नेक्स्ट है बेटर हेल्थ, स्वास्थ्य। तो ये सारे के सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मान लो आपका मैनेजमेंट अच्छा है, पशु का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आहार ठीक नहीं दे रहे, वैसे तो ये सारे पॉइंट आते हैं मैनेजमेंट के अंदर ही। अगर आपको उनको प्रजनन के बारे में पता नहीं है तो कोई भी एक कड़ी अगर वीक है तो दूध उत्पादन पर उसका असर पड़ेगा। नेक्स्ट अपने बात करें बेहतर स्वास्थ्य, बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थ, पशुओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल व रोगों से सुरक्षा हेतु उनका समय समय पर टीकाकरण करवाना, वैक्सीनेशन करवाना।
अब जैसे अपने कोरोना चल रहा है तो उसकी वैक्सीनेशन चल रही है, उसी तरह से पशुओं में ऐसे संक्रामक रोग है जो कभी भी आ सकते हैं, एक दूसरे पशुओं में फैलते हैं और इतने जानलेवा भी होते हैं, तो उससे पहले वैक्सीनेशन करवाना, तो ये मैनेजमेंट के अंदर ही आता है भी आपको नॉलेज होना चाहिए भी अब इसका वैक्सीनेशन हमें करवाना है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी, पशुओं में बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो, ये सबसे बड़ी बात है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बेटर होगी तो कोई रोग नज़दीक नहीं आएगा। बीमार होने पर पशुओं का तुरंत उपचार करना चाहिए, वे रोग की स्थिति ज़्यादा नहीं बिगड़ सके, दूसरे पशुओं को भी रोग से बचाना चाहिए, बेसिक बात है। जनन संबंधी विभिन्न रोग, रिप्रोडक्टिव डिजीज, जनन संबंधी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पशु का समुचित उपचार करवाना चाहिए जिससे पशु सही समय पर गर्भ धारण कर उत्पादन प्रदान कर सके, रोग किसी अन्य पशु को प्रभावित नहीं कर सके। अब देखो जनन संबंधी जो रोग है वो इंपॉर्टेंट है, अगर जनन संबंधी कोई समस्या होगी तो वो गर्भधारण पशु नहीं कर सकेगा। विभिन्न रोगों की स्थिति में प्रयोगशाला जांच लेबोरेटरी टेस्ट भी करवानी चाहिए जिससे वस्तु स्थिति का पता चल सके। कई बार ऐसे रोग आते हैं जिनको अपने इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे रोगों को अपने प्रयोगशाला में जांच करवानी चाहिए। प्रयोगशाला वाला चैप्टर पढ़ा है अपने, हर जिले में एक निदान केंद्र है, फिर क्षेत्रीय स्तर पर, फिर स्टेट लेवल पर, इस तरह से आप हर चैप्टर को जोड़ के पढ़ा करो, रटना कुछ भी नहीं है। ज़्यादा बीमार होने पर पशु को तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। संक्रमण बीमारी से मृत पशु के शव का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना चाहिए जिससे रोग अन्य पशुओं को प्रभावित नहीं कर सके। ये बेसिक बातें आपको पता है। तो अभी आपने पढ़ा बेहतर स्वास्थ्य, ये एक पॉइंट है किस चीज़ का, नवीन टेक्निक का। बेहतर स्वास्थ्य का मतलब है कि आप वैक्सीनेशन करवाइए, आप अगर कोई ऐसा संक्रामक रोग हो गया पशु का तो तुरंत इलाज करवाइए, अगर कोई रोग है तो उसका प्रयोगशाला में उसकी जांच करवाइए, अगर कोई मृत पशु हो गया संक्रामक रोग हुआ था तो उसका वैज्ञानिक तरीके से उसका जो है निस्तारण करवाना चाहिए। तो ये बात ही बेहतर स्वास्थ्य। नेक्स्ट है कंप्यूटरीकरण आधुनिक समय में जहां नवीन तकनीकों व प्रौद्योगिकियों का स्तर बढ़ रहा है वहीं आंकड़ों का रख रखाव उनसे विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचना भी एक उभरता हुआ चलन है। पहले कंप्यूटर में इतनी तरक्की नहीं थी, आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर आवश्यक हो गया है, हर फील्ड में। तो आपके फील्ड में कैसे आएगा, कंप्यूटर है, रिकॉर्ड है, हर पशु का पूरी डिटेल लिखी हुई है, कभी भी आप देख सकते हो उसको। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटरीकरण, एक नवीन टेक्निक है ये भी। पुराने समय में कंप्यूटर के जानकार कम होने के कारण लोग इसका उपयोग भी कम करते थे, लेकिन वर्तमान समय में रोजमर्रा के कामों में इसका चलन बढ़ गया है। नए नए सॉफ्टवेयर उपलब्ध होने के कारण इसका उपयोग काफ़ी आसान हो गया। पशुधन प्रबंधन के विभिन्न आंकड़ों को संधारित यानी रिकॉर्ड रखना, उनको सेव करके रखना, नीति निर्णय प्लानिंग में उनका सही उपयोग कर पाना भी कंप्यूटरीकरण के कारण संभव हो पाया है, जिसका उपयोग करके पशुपालन बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसी के साथ आज के युग में एंड्रॉयड एप्लीकेशन के रूप में भी बहुत तरह की एप्लीकेशन उपलब्ध है, जिससे अनगिनत जानकारी उपलब्ध है जिन्हें पशुपालकों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार काम मिल जाए। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे एप्लीकेशन आ गई जो पशुपालन से रिलेटिव है, तो पशुपालक है जो बहुत सारी जानकारी उपलब्ध वहाँ से उठा सकता है। तो अब आपने पढ़ा चैप्टर, मैंने आपको पहले बताया अभी 10 बुकें, और ये 10 बुकें आपका भविष्य है। भविष्य का मतलब नौकरी, और आजकल नौकरी से ही इम्पोर्टेंट हो गई है सरकारी नौकरी। अभी मैंने पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक पढ़ा, हर पॉइंट मैंने बोल बोल के बताया। अब मैंने ये निष्कर्ष निकाला है इस चैप्टर में कोई ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 लाइनें ऐसी होगी या 10 लाइनें ऐसी होगी जो व्यक्ति को स्पेशल याद करनी हो सकती है 2 या 3 बार। उसके अलावा तो ऐसी बातें थी जो हर चैप्टर में अपने पढ़ते आए हैं, हर सब्जेक्ट में पढ़ते आए हैं। तो आप बताओ, इस तरह से करते करते अगर आप पढ़ाई करोगे कहीं समस्या नहीं आने वाली। और ये बुकें है ये कम पड़ जाएगी आपको, ये बुकें तो कम है सर, और पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो पढ़ लिया, अब आप इस चैप्टर को पढ़ो। भी हमने क्या पढ़ा, ये आपकी मेमोरी तेज करने का एक तरीका है। आप पढ़ो, सबसे पहले अपने पढ़ा था नवीन टेक्निक, क्या क्या नई टेक्निक आ गई जिससे दूध उत्पादन या पशुधन उत्पादकता में वृद्धि हुई है। पहली टेक्निक अपने सबसे जो पहले टेक्निक पढ़ी थी प्रजनन व अनुवांशिकी। प्रजनन आपको बताया हुआ अच्छी तरह से, अनुवांशिकी बताई हुई है, आप लिख सकते हो नीचे उसके अंदर। नेक्स्ट दूसरा जो मेन था संतुलित आहार, क्या था, संतुलित आहार। आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पहले स्वास्थ्य आ गया, बाद में संतुलित आहार, कोई बड़ी बात नहीं है। संतुलित आहार होगा तो अपने उसको जिस तरह से उनकी बॉडी वेट और दूध उत्पादन के अनुसार से। उसके बाद में अपने पढ़ा था मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, दूध उत्पादन को बढ़ा सकते हो और अपनी जो
पशुधन है उसमें उत्पादकता को बहुत आगे ले जा सकते हो। उसके बाद में अपने पढ़ा था स्वास्थ्य संबंधी नाम से आते पता चल जाना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी में भी टीकाकरण करवाओ, गंभीर बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कराओ, प्रयोगशाला में टेस्ट करवाओ, अगर ज़्यादा गंभीर पशु है तो उसका निस्तारण करवा दो। लास्ट पॉइंट पढ़ा था कंप्यूटरीकरण का मतलब ये होता है जिनका रिकॉर्ड रखा जाए, कोई भी पशु है उनका कभी भी चेक कर सकते हैं। और जो पशुपालन विभाग की या पशुधन के बारे में कोई भी जानकारी अपने आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आए हैं जिनसे अपने जानकारी जुटा सकते हैं, ऐसी कुछ बातें पढ़ी थी। तो अब पढ़ने के बाद में अपने को महसूस हुआ भी ये चैप्टर नाम का चैप्टर था, इसमें तो सिर्फ पॉइंट ही है। ये चीज़ें आप इस तरह से पढ़ोगे तो ये चीज़ आप कभी भूलोगे नहीं, और हर बुक हर सब्जेक्ट में आप अच्छी तरह से एक रणनीति बनाकर पढ़ोगे तो आपको ये बुकें कम लगने लग जाएगी। तो आज का मेरा चैप्टर था इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। इस तरह से पढ़ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको याद होगा। थैंक यू।